हेलो व्यूअर्स, दिस इज वकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। काफ़ी दिनों बाद मेरी मुलाकात आपके साथ हो रही है। खैर, आज की जो हमारी वीडियो है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो थर्ड टेन्योर है इसके हवाले से ऑब्वियसली मेरे पास में डॉक्टर अतर मंसूर हमारे ट्रैक्स के स्टूडियो में। सर, वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? थैंक यू विकास, आई एम गुड। आप बताएं, हाउ आर यू? I'm good too, sir. I was a little busy in my university assignments and other things. तो हम कनेक्ट नहीं कर सके, बीच में काफ़ी कुछ होता रहा। सियासत तो नाम ही तब्दीलियों का है, उनको आप सरप्राइजेस भी कह सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अमेरिकन पॉलिटिक्स हो या इवन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो। तो मई से महीने में जो है दुनिया ने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 15 दिन का एक टेंस एस्केलेटरी फेज आया, फिर वो डिफ्यूज हुआ। वो भी एक सरप्राइज ही था अपने आप में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनका जिक्र उसमें भी आता रहा है। सर, इस वक्त जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कंसेक्यूटिव टर्म कर रहे। तो पहली 2 टर्म्स भी इन्होंने कामयाबी से की, तो ऑब्वियसली तीसरी टर्म भी इन्हें मिली है, चाहे कोलिशन मिली है। लेकिन अब ये बेहतर होगा हमारे लिए कि हम एक जायज़ा ले सकें फैक्ट्स के प्लेटफॉर्म से और बता सकें अपने व्यूअर्स को कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने इंडिया के लिए अचीव क्या किया अब तक और उनको किन चैलेंजेस का सामना रहा है। सर, आप बताएं कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या एनालिसिस है रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी थर्ड टर्म। विकास, ये जो जब थर्ड टर्म के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त मोदी ने अपने मिनिस्टर्स को ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली सिग्नल किया कि हमें एक 100 डेज का प्लान बनाना चाहिए अपने थर्ड स्टेंट के लिए, बिकॉज दे वर वेरी श्योर कि हम थर्ड स्टेंट करेंगे। और डेफिनेटली उनकी वो जो प्रेडिक्शन थी अपनी दोबारा पावर में आने की और जो उनकी एस्पिरेशन थी वो पूरी हुई है, ऑल्दो वो उस तरह मेजॉरिटी से नहीं हो सकी जैसे वो पहले थे। लेकिन चले, वो 100 डेज का प्लान अपनी जगह। अब जो 9 जून गुजरी है अभी 2025 में, रिसेंटली है एक हफ्ता पहले, इसमें इनका पूरा, इस 9 जून को इनका पूरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। और हम 100 डेज की वैल्यूएशन तो पीछे रह गई, अब ये 1 ईयर की 365 डेज की वैल्यूएशन कर लेते हैं। इसमें मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ गेन किया है। सबसे पहले तो मैं इकोनॉमिक फ्रंट पे बात करूंगा। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो मोस्ट रिसेंट क्वार्टर था उसमें इंडिया की जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी वो 7.4% रही, विच इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड। तो एक्सपेक्टेशंस को बीट किया इन्होंने 7.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे। दूसरी एक अच्छी जो इनके लिए एक खुशाइंद बात है मोदी गवर्नमेंट की है वो ये है कि इस साल इंडिया जापान की इकोनॉमी को बीट करने के लिए पोजीशनड है। तो इफ इट बिकम्स द बिगर, इफ इट बीट्स द जापानीज इकोनॉमी, देन इट्स गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जर्मनी और इसके दरमियान थोड़ा सा फिगर्स के ऊपर अभी कंटेंशियस एक डिबेट है। लेकिन चलें, अगर जर्मनी को ना भी बीट किया तो 4th लार्जेस्ट हो जाएगी, और अगर जर्मनी को पहले ही वो जापान को बीट कर, क्योंकि जापान और जर्मनी के दरमियान का एक इशू अभी है जो रिजॉल्व नहीं है, अगर हम उसको डिफरेंट तरीके से मेजर करते हैं जीडीपी को। लेकिन चलें, हम कहते हैं ये 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे 5th के बजाय। जापान को बीट करके जर्मनी इनसे ऊपर, और चाइना और जो है यूएस इनसे ऊपर हो जाएगा। ये है इनकी दूसरी बड़ी अचीवमेंट कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जापान को बीट करेंगे। तीसरा, इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इनका खासा लो है। इस साल जो इनका एक्सपेक्टेड है वो 1.1%, जो इनका पीरियड गुजरा है इसमें 1.1% इनका जीडीपी का जो था वो करंट अकाउंट डेफिसिट था। और एक और जो अच्छी चीज़ इनके लिए हुई है वो ये हुई है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रही है। और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहने की वजह से आपको पता है मैसेज को रिलीफ मिलता है, और मैसेज जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज इंडिया अभी एक मिडिल इनकम कंट्री है। तो मिडिल इनकम कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे तभी लोग आपके फेवर में रहते हैं। और ये एक जो अभी 6 जून को
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने 0.5 परसेंटेज पॉइंट से जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट डाउन किया है, ये सिग्नल है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। इसके अलावा नेचुरल फ्रंट पे भी इस बार एक अच्छा मॉनसून प्रेडिक्टेड है, और उससे आपको पता है रूरल इनकम्स इंडिया में, क्योंकि फार्मर्स जो हैं दे नीड टू बी हैप्पी इन द नेचुरल फ्रंट से उनको एक अच्छी खबर मिल रही है कि वहाँ से अच्छा मॉनसून आएगा और उनकी अच्छे क्रॉप्स होने का चांस है। पॉलिटिकली भी जो मोदी सरकार है इसको एक सक्सेस हासिल हुई है। इन्होंने एक कंटेंशियस लॉ है अगेंस्ट ऑन मुस्लिम एंडाउमेंट्स, लेकिन ये इन्होंने पास कराने में ये कामयाब हो गए हैं। और एक और जो ये आपने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मई के महीने में एक स्किर्मिश या वॉर की सिचुएशन बनी थी, उसमें एटलीस्ट मोदी इज़ ट्राइंग टू सेटिस्फाई हिज इलेक्ट्रेट के इन्होंने पाकिस्तान के अंदर डीप और हार्ड स्ट्राइक किया है इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए, बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए, और टेररिस्ट जो कैंप्स थे या टेररिस्ट जो सिटीज़ थी जहाँ पे उनके आइडेंटिफाइड थे वहाँ पे उन्होंने हिट किया। ऑल्दो इनके मटीरियल लॉसेस हुए हैं, वो इन्होंने खुद भी माने हैं और इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ने भी उनका बताया, लेकिन फिर भी इन्होंने फर्स्ट स्ट्राइक करके वो पहलगाम के रिटेलिएशन में जो स्ट्राइक की थी उस पर इन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है। तो ये विकास इनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं इस एक साल की। तो सर ये तो होगी अचीवमेंट। इस वक्त अगर देखा जाए तो 2-3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मोदी रजीम जो है वो तनकीद की जद में है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। जहाँ जहाँ इंडिया को फॉलो किया जाता है या उस पर एनालिसिस किया जाता है जिसके एक तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी मोदी रजीम ने कि ट्रम्प साहब जब इलेक्ट होके आएंगे तो जो यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप चला आ रहा है पिछले 15 साल से, बेस्ट एलाइज वाला स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, वो और डबल टाइम्स 3 टाइम्स मैनीफोल्ड हो जाएगा, यानी 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रम्प आए, उन्होंने इन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वेलकम किया, पर टैरिफ्स वाला इशू आ गया और फिर अभी वो इशू सेटल नहीं हो पाया था। जेडी वेंस की प्रेजेंस थी इंडिया में, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उनकी मिसेस उषा वेंस जो हैं वो भी इंडिया ओरिजिन थी। तो उसी दौरान पहलगाम का अटैक हो जाता है, टेररिस्ट अटैक, और फिर पहलगाम का टेररिस्ट अटैक के बाद बिल्कुल जैसे साउथ एशियन थिएटर में होता आया है कि एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नई वेव डेवलप होती है, एस्केलेशन की, कशीदगी की एक फजा बनती है और वो फिर एक लिमिटेड आर्म कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाती है, और वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट सेटल या सीज फायर उसमें हो पाता है विद द एक्टिव यूएस इंटरवेंशन, और उसका प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका स्टेट डिपार्टमेंट ओपनली जो है ना क्रेडिट देते हैं कि ये हमने करवाया है। इस वजह से भी जो मोदी रजीम है वो विद इन इंडिया तनकीद की जद में है। तो आप ओवरऑल भी बता दें कि इनके कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी तक ये मैनेज नहीं कर पाए कंसेक्टिवली पावर में होने के बावजूद, और फिर ये जो इंडिया पाकिस्तान वाला करंट फेज है जो यूएस से होप्स अटैच दुनिया की, उस पर भी थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है वकास, ये मैं आपको चैलेंज बताऊँ। चैलेंज में जाने से पहले एक चीज़ और, मैं इनका जो पॉजिटिव फ्रंट, जो पॉजिटिव साइड पे इनकी डेवलपमेंट हुई है वो ये थी कि ये ट्रेड डील्स जो हैं वो अभी ब्रिटेन के साथ इन्होंने किया एक साइन, इसके अलावा यूएस के साथ तो नेगोशिएट हो रही हैं, और जो ईयू के साथ हैं वो एक्सेलरेटेड हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ थी जो मेरे ज़हन में जब आप बात कर रहे थे आई कि ये भी बतानी भी उसके लिए ज़रूरी है। अब वकास हम आते हैं इनकी जो है चैलेंजेस जो आपने बात की है। सबसे बड़ा चैलेंज विकास ये है कि अगर ये इतनी हाई ग्रोथ जो ये 6 से ऊपर प्रेडिक्टेड है इस साल की, इस पे भी ग्रो करते रहें, तब भी इंडिया में भी जॉबलेसनेस का इशू है। और जॉब्स जो है, हमने पिछली वीडियो भी आपको पता है इनकी इलेक्शन से पहले भी की थी कि इनके क्या चैलेंजेस हैं और क्या इनको पिछले साल जब हमने किया था, और व्यूज़ अगर वो भी देखें और उससे कंपेयर करें तो हमने यही बात की थी कि वो भी इश्यूज़ हैं। और इंडिया को जो 2047 तक इन्होंने टारगेट किया है कि अपर इनकम कंट्री बनाना है, उसके लिए ये जॉबलेसनेस ख़त्म करनी बहुत ज़रूरी है और बड़ी स्पीडीली इसके लिए काम होना चाहिए। तो बड़ा चाप चाइना को क्रॉस कर दी है जी, इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया का ग्रोथ रेट ज़्यादा है ना, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है
वो भी ग्रो कर रही है, उस तरह तो नहीं है चाइना की तरह स्टेबल, या चाइना में कब एजिंग पॉपुलेशन का भी इशू आ रहा है। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि जॉब्स क्रिएट होती रहें। बहरहाल क्योंकि ग्रोथ रेट अच्छा है जीडीपी का, तो वो चैलेंज है और बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ रेट बड़े होने की वजह से उसको थोड़ा मैच करना है जॉब क्रिएशन के साथ। दूसरा, लेजिस्लेटिव फ्रंट पे इनके काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं। सबसे बड़ा जो इनका चैलेंज हुआ ना जी, वो ये हुआ है कि इनका एक कैपिटल गेन्स का इन्होंने टैक्स लगाया था, और वो जो टैक्स है उसके अगेंस्ट बड़ी आउटक्राई हुई, तो वो इनको पार्शियली जो है रिवर्स करना पड़ा है। तो ये एक सेटबैक इन्होंने फेस किया है। इसके अलावा एक मीडिया बिल ये इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स के लिए पास करवाना चाह रहे थे, वो भी नहीं इसको पुश कर सके। एक और ये बिल पास करवाना चाह रहे थे, वो उसको एक्ट बनवाना चाह रहे थे, वो था सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्टेट एंड जो सेंट्रल इलेक्शन, वो भी नहीं ये कर सके। और एक और जो सबसे बड़ी चीज जो आप जिक्र कर चुके हैं, वो है इनकी यूएस के साथ जो रिलेशनशिप, वो इतनी ट्रिकी उसने एक टर्न लिया है, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया की वॉर के हवाले से भी और टैरिफ्स के हवाले से भी, कि वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जस्टिफाई करना इलेक्टोरेट के सामने कि हमारी इंडिया की, यानी कि इनको, कि इंडिया की रिलेशनशिप यूएस के साथ अच्छी है। उसमें हाई टैरिफ्स का इशू, फिर ट्रम्प जो कह रहे हैं अपनी फर्म्स को इंक्लूडिंग एप्पल कि वो वापस एक्टिविटी इंडिया से रिपेट्रिएट करके यूएस में ऑपरेट करें, वो इनके लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक है, एक चैलेंज है। और फिर ये जो सीज फायर ट्रम्प ने कहा कि जी मैंने सीज फायर करवाया है दोनों कंट्रीज के दरमियान, जिसमें इलेक्टेड ये कहते हैं कि आप हमें पाकिस्तान के साथ क्यों कंपेयर करके आपने ये सीज फायर कराया, पाकिस्तान तो एक आर्मी रूल्ड कंट्री है, एक टेररिस्ट कंट्री है, इस किस्म की जो वहाँ पे रेटरिक है, उसको देखते हुए ये इनको एक सेटबैक हुआ है। तो ये इनके बड़े चैलेंजेस हैं, और अगर ये चाहते हैं कि ये अपना एक ग्लोबल क्लाउड, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी टॉप 3-4 इकोनॉमीज में जाने लगी है इस साल, एंटिसिपेटेड है, तो इनको जॉब क्रिएशन की तरफ काम करना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, सर्विसेज की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ फैक्ट्रीज और ट्रेड से बात नहीं बनेगी, सर्विसेज भी इनकी इकोनॉमी में ज़्यादा आनी चाहिए। और फिर इनको जो बिजनेस करने की ईज़ है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी लैंड और लेबर के लॉज को इनको मॉडिफाई करना पड़ेगा। और फाइनली मेरा ख्याल है कि इनको ये एक्सक्यूज से बाहर आना पड़ेगा कि हम इस बार मेजॉरिटी में नहीं है, हम कोएलिशन में काम कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ बंधे हुए हैं। क्योंकि इंटरेस्टिंगली विकास, ये बात बड़ी ज़रूरी है बतानी कि इंडिया ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो की हैं जो बड़ी क्रिएटिव थी या बड़ी प्रोग्रेसिव थी, वो अंडर माइनॉरिटी या कोएलिशन गवर्नमेंट्स की हैं। तो और वैसे भी मेरा ख्याल है इनकी ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज हैं, तो इनके लिए ये थोड़ा सा शायद चेक होना भी ज़रूरी है नरेंद्र मोदी के लिए। और अब 11 इयर्स की पावर के बाद मुझे ये लगता है कि दे आर रनिंग आउट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, और अभी इनको जो है ना वो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। एक चीज़ इन्होंने थोड़ी सी अभी एक डिफरेंट सी अनाउंस की है, वो ये है कि इन्होंने लॉन्ग अवेटेड सेंसस हैं वो 4 जून को अनाउंस कर दिए कि 2027 में ये सेंसस करवाएंगे। और लेकिन वो भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2029 में इंडिया का अगला इलेक्शन, और अगर 2027 में होता है तो उससे फिर ये आपकी जो नया सेंसस होगा, इसके ज़रिए आपकी जो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो रीडिफाइन होंगी, ओवरऑल होगी। और जो पॉपुलस नॉर्थ है इंडिया का, जहाँ पे बीजेपी ज़्यादा पॉपुलर है, उसको पार्लियामेंट में ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉस्परस साउथ, जहाँ पे बीजेपी इतना पावरफुल नहीं है। तो अभी यही है कि इंडिया को मेरा ख्याल है अंडर बीजेपी या मोदी को विद बीजेपी ये सोचना ज़रूरी है कि ये पावर तो चले शायद ये सेंसस के बाद लेने में दोबारा कामयाब हो जाए, या आई डोंट नो, एक है तो सही इनकी एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो पावर कैसे बोल्डली यूज़ करनी है वो शायद इनके लिए एक चैलेंज हुआ है। तो दे हैव बिन डूइंग इट,
in the previous 2 terms, but this term seems to be less in terms of taking risk. जी विकास। करेक्ट ऑफ द डिस्कशन या एनालिसिस ये है कि जो मोदी रिजीम है वो इस वक्त जो चीज़ लैक कर रही है वो है इनोवेटिव अप्रोच। इसकी पहले 2 टर्म्स में जीतने की वजूहात में इसकी इनोवेटिव अप्रोच थी और अब शायद वो आइडियाज लैक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट यू रिक्रिएटेड फॉर आवर व्यूज। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात भी कहता चलूँ जो आपने कही कि कोलिशन गवर्नमेंट्स जब हुआ करती थी इंडिया में तब भी इंडिया ने बहुत सारे माइलस्टोन किए थे, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो ही माइलस्टोन हो सकते हैं या पॉलिटिकल बेंचमार्क्स हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब पुलवामा क्राइसिस हुआ था 2019 में तो मोदी रजीम का प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्लेम ये था कि राफेल होंगे इंडियन एयरफोर्स के पास तो इंडियन एयरफोर्स कैन बेटर कम। और अब तो राफेल थे भी लेकिन फिर भी मटीरियल लॉसेस फेस करने पड़े। तो एक्सक्यूजेस विल रिमेन एक्सक्यूजेस एंड परफॉर्मेंस स्पीक्स एक्सेल्फ। सो व्यूज प्लीज डू गिव अस योर फीडबैक और अगर आप चाहते हैं कि हम इंडिया रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पे भी बात करें तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।